हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा शर्मा और हमें कवर करने हैं आज 29 ऑफ जून के करंट अफेयर्स। सो जो बच्चे नहीं जानते, हम रोज आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपका एसएससी एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन, सम स्टेट एग्जामिनेशंस आर लाइंड अप, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफेंस एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, आपके स्टेट एग्जाम्स लाइक आई टोल्ड यू, रेलवेज हो, एनी वनडे एग्जामिनेशन, एनी स्टेट एग्जामिनेशन, इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स तक के करंट अफेयर आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दीज। ठीक है, चलिए। सो आज पंचांग क्या कहता है, क्या तिथि है आज? विक्रम संवत के हिसाब से आषाढ़ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। और आज मैं बताऊंगी कैसे जो मैं आपको डेली डेट्स बता रही हूँ ना, यहाँ से एग्जाम में आपको बेनिफिट हुआ है। आई हैव रिसीव्ड वन फीडबैक फ्रॉम अ स्टूडेंट विच आई विल बी शेयरिंग विद यू। चलिए, सो कल का जो सेशन हुआ था उसके आंसर के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, यानी डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। कल पूछा था मैंने आपसे, हु हैज वन पेन पाइंटर अवार्ड 2024? पेन पाइंटर अवार्ड किसने जीता है? एंड द आंसर वुड बी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय हैज वन। और उसी के साथ साथ फ्यू क्वेश्चंस आई हैड आस्क्ड इन बिटवीन, जैसे कि अरुंधति रॉय ने बुकर प्राइज कौन सी बुक के लिए जीता है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देन जीवी मावलंकर जी का जो ऑफिशियल टेन्योर रहा था, जो पहले लोकसभा स्पीकर थे, वो कब से कब तक थे? तो 1952 से 56 तक वो लोकसभा स्पीकर रहे। नए लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं? ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला जी के अपॉइंटमेंट से पहले या इलेक्शन से पहले एज स्पीकर प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? सो भार्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उन्होंने पोजीशन हासिल की थी थोड़े टाइम के लिए। देन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। हाउस के अंदर ही खटखट होती रहती है ना, उसको ऐसे याद करवाया था। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी कब आता है? 24 जून को आता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सेशन के दौरान, जब हम डिस्कशन करते हैं वेरियस पॉइंट्स का, तो मैंने आपसे पूछे थे। क्लियर है यहाँ तक? ये तो सब पुराना काम हो गया। चलिए आगे बढ़े उससे पहले सी द थिंग आई वाज टेलिंग यू। एक स्टूडेंट लिखते हैं कि कल इनका सीपीयू का एग्जाम था और जो हम हिंदू कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस इन्होंने देखे हैं। मोर ओवर करंट अफेयर से भी इनको क्वेश्चन देखने को मिल गए। सो इसके हिसाब से तो ही हैज डन गुड इन एग्जामिनेशन, जितना हम जीए और करंट अफेयर पढ़ते हैं। एक और रिमार्क मेरे पास आया था, काफी सारे ओडिशा के बच्चों ने लिखा था मुझे ओडिशा एसएससी को लेकर के लाइक ही हैज मेंशन्ड के 40 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से वो देख पाए। सो जस्ट टू लेट यू एन आइडिया कि जब हमें पता होता है हम जिस सोर्स को रेफर कर रहे हैं वो रिलायबल सोर्स है या नहीं है, तो हम और कन्विक्शन से पढ़ सकते हैं। सो जस्ट टू टेल यू दैट जितनी मेहनत हम कंटेंट के लिए कर रहे हैं उतनी ही मेहनत से पढ़ो, रिजल्ट डेफिनेटली निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डे पे। सो 29 ऑफ जून को एक सुपर इंपॉर्टेंट डे होता है एंड दैट इज नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, और किस व्यक्ति को डेडिकेटेड है ये नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे? ये डेडिकेटेड है हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स, जो कि महालनोबिस जी है, प्रसन्न चंद्र महालनोबिस। प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, इनकी पूरी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए जो हम आगे भी पढ़ेंगे। सो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, मैं हर बार बोलती हूँ जितने भी नेशनल डेज होते हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से पकड़ कीजिएगा उनके रिमार्क्स भी कि वो क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो प्रसन्न चंद्र महालनोबिस जी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग की फील्ड में इन्होंने नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, जिसके चलते इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और इन्हीं के लिए डेडिकेटेड 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। थीम सुपर इंपॉर्टेंट क्या है? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन लोगी तो डेटा तो चाहिए ना, जैसे अभी हमने कहा था सेंसस नया हो जाए तो हमारे पास डेटा आएगा तो हम डिसीजन ले पाएंगे। सो बस यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। कब से मनाया जा रहा है ये डे? 2007 से हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ ये महालनोबिस जी के लाइफ से रिलेटेड की हाइलाइट्स हैं, क्योंकि जब भी कोई बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति न्यूज में आता है उसकी बायोग्राफी के मेजर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, एग्जामिनर पूछेगा क्योंकि आपसे। सो 1931 के अंदर इन्होंने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जो कि कलकत्ता के अंदर है। देन 1955 में इनको मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज किया था। फिर हम जो 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं उसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 56 से 61 वाला जो है उसको महालनोबिस प्लान कहते हैं, इन्हीं के ऑनर के अंदर। और इन्होंने ही एम्फेसाइज किया था एक मैथमेटिकल मॉडल जिसपे बेस्ड हम हेवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स से रिलेटेड 5 ईयर प्लान्स को जगह दी। देन 1968 में ही वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न आते हैं। तो 68 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है जी, चलिए।
29 ऑफ जून को एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। याद है थोड़े दिन पहले 26 ऑफ जून को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हमने पढ़ा था। यूएन ऑब्जर्व करता है, यूएन ही इस दिन को भी ऑब्जर्व करता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। राइट, बस इतना सा ही मेन ध्यान रखना है। 2016 में एक रेजोल्यूशन था जिसके तहत ये डे ऑब्जर्व किया जाना स्टार्ट किया गया है। ऑल राइट, चलिए कल जो मैंने कहा था कि आज हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट का जो एड्रेस था जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को लेके, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुला करके जो एड्रेस दिया गया वो, और फिर जो मोशन ऑफ थैंक्स हुआ उसके बारे में एक साथ हम चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का मुद्दा अभी उठा था। 1975 वाली इमरजेंसी को बहुत क्रिटिसाइज किया था अभी रूलिंग पार्टी ने। तो इमरजेंसी से रिलेटेड सारे प्रोविजन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि अब नया सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नई सरकार बनी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटिंग टू ऑल दीज मुद्दास यू मस्ट बी वेरी अब्रेस्ट विद। ठीक है, चलिए। सो प्रेसिडेंट मुर्मू हैज एड्रेस्ड जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कब कब जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाते हैं, कौन से आर्टिकल उनसे डील करते हुए होते हैं, ये हमें देखने, बिकॉज इन करंट अफेयर तो इतना सही है कि जॉइंट सेशन मुर्मू जी ने बुलाया। सो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सब किसके पास वेस्टेड होती हैं? प्रेसिडेंट के पास वेस्टेड होती हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, बिकॉज उनके सिग्नेचर के बाद ही ये सब एग्जीक्यूट होगा। इनको सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़े होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स छोटे होते हैं, मतलब कम नंबर वाले होते हैं। याद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को और इन्हीं की एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसीजन लेती हैं। लेकिन जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती है। अब कौन सा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड? आर्टिकल नंबर 87। अच्छे से टाई द नॉट। आर्टिकल नंबर 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस को एक साथ प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगी, और दो इंस्टेंसेस पे वो ऐसा करती हैं। उनको करना ही है दो इंस्टेंसेस पे। पहला है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब भी जनरल इलेक्शन होंगे, वो 5 साल पे हो या बीच में अगर वापस से इलेक्शन करवाने पड़े, अगर सरकार गिर जाए, सो जनरल इलेक्शन जो होंगे उस केस के अंदर फर्स्ट सेशन की बिगिनिंग से पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे। दूसरा, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जब सरकार चल भी रही है स्मूथली, सरकार का सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, एक्सेट्रा, तो हर सेशन की शुरुआत होती है और सबसे पहले ज्वाइंट सेशन होगा। यहीं पे मुझे बता दीजिए कितने टाइप के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनसून सत्र या मॉनसून सेशन, सो ऐसे कितने स्पेशल्स पार्लियामेंट होल्ड करती है इन अ ईयर, राइट। देन जब भी ऐसे ज्वाइंट सेशन बुलाए जाएंगे, प्रेसिडेंट पहले एजेंडा बताएंगे कि क्या मुद्दा है भाई, क्यों बुलाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ऐसे क्रिटिकल मुद्दे हैं जिन पे दोनों हाउसेस का साइमल्टेनियस डिस्कशन है तो भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। पर आर्टिकल 87 इन दो बातों के बारे में बात करता है। फिर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लाई दिया अपना मोशन ऑफ थैंक्स पे। सो अब मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, क्यों दिया जाता है? मोशन ऑफ थैंक्स के बाद भी डिस्कशन, डिबेट और वोटिंग होती है, और अगर उसमें रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं आते तो सरकार गिर सकती है। यस, सो ये अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का एक पॉइंट या टाइम भी होता है, राइट। तो समझते हैं मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। देखिए, अब नई सरकार बनी, पहला सेशन था तो जॉइंट एड्रेस किया गया। जॉइंट एड्रेस में जो प्रेसिडेंट स्पीच पढ़ती हैं वो यूजुअली जो जीत करके पार्टी, रूलिंग पार्टी आई है ना, वही पॉइंटर्स देती है कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए, हम और आगे क्या क्या करने वाले हैं। ये एक जॉइंट एड्रेस हो जाता है। इसके बाद में मोशन ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर डिबेट कॉल ऑन की जाती है, डिस्कशन कॉल ऑन किया जाता है। मोशन मतलब कि हम बोल रहे हैं कि चलिए आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं। ओके, सो मोशन ऑफ थैंक्स होता है। फिर जो हाउस ऑफ पीपल हैं वो जो भी लोकसभा के अलग और राज्यसभा के लोग अलग अलग उन मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर वोटिंग होगी। ओके, कि कौन इसके फेवर में कितना है, नहीं है, ये सारी चीजें होती है। और यहाँ पे अगर मेजोरिटी वोट रूलिंग पार्टी को नहीं मिलता, फेवर में लोग नहीं आते, तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो यही कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है। मोशन क्या होता है? मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है कि चलिए आइए बहस या डिस्कशन करते हैं ऑन सर्टेन मैटर्स। कौन से मैटर्स? जो एड्रेस के अंदर प्रेसिडेंट ने मेंशन किए हैं, यूजुअली उन्हीं के ऊपर। जैसे नीट का मुद्दा उठाया गया, राइट, जैसे नए क्रिमिनल लॉज आएंगे उनका मुद्दा उठाया गया, तो इनके ऊपर मेजरली चर्चा की जाएगी। मोशन ऑफ थैंक्स एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसमें हम
पहली चीज तो एक्सप्रेस से अप्रिसिएशन देते हैं कि प्रेसिडेंट साहिबा आपने ये सारे मुद्दे उठाए, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्कशन करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पे या प्रेसिडेंट के एड्रेस पे। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का मेंशन कहीं नहीं आ सकता कि प्रेसिडेंट जी ने ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, नो, प्रेसिडेंट इज आउट ऑफ दिस डिस्कशन, डिस्कशन हाउस के लोगों को ही करना होता है। एट द एंड ऑफ ऑल द डिस्कशन मोशन इज पुट टू वोट, ओके। और ये जब मोशन पुट टू वोट रखा जाता है तो सेपरेट मोशंस डिस्कस किए जाते हैं, यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स, क्योंकि दोनों सभाओं के मेंबर बैठे हैं तो ये अलग डिस्कशन करेंगे, वो अलग करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला, द मोशन ऑफ थैंक्स मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, यानी कि मेजोरिटी मिलनी चाहिए उस मोशन को कि हाँ जी ठीक है, फेवर में है। अदरवाइज डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है, आपने जो मोशन दिया आप ही का मोशन था और फिर भी आपको मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कि हाउस डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि आपकी सरकार गिरने की पोजीशन पे आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट माना जाएगा अगर मोशन पास नहीं हुआ, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेज जिससे कि लोकसभा में कहाँ पास होना जरूरी है। देखिए वापस से सुनिएगा, मैंने कहा दोनों हाउसेस के लोग बैठे हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन, डिबेट्स और वोटिंग करेंगे। लोकसभा के जो लोग हैं वहां पे मोशन पास होना जरूरी है। अगर यहाँ मोशन पास नहीं होता यानी आपकी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, ऐसा इन्फ्रेंस लिया जा सकता है और आपकी सरकार गिर सकती है। सो लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, हाउ, बाय नॉट पासिंग द मोशन ऑफ थैंक्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलिए मैं कोशिश करती हूँ करंट न्यूज के साथ जितना स्टैटिक आपको दे सकूं, इसी वजह से सेशन बड़े भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब इनके साथ साथ जब आप अपना कोई भी, या तो अगर आपने कोर्स ले रखा है या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, बस वहां से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यू विल बी गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे भी जो न्यूज है वो मुर्मू जी से रिलेटेड है, पर ये प्रेसिडेंट मुर्मू नहीं है, CAG मुर्मू है, हमारे जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है मुर्मू जी, उनसे रिलेटेड ये न्यूज है। गिरीश चंद मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है हिस्टोरिक म्यूजियम एट चैडविक। तो चैडविक हाउस कहाँ है? शिमला के अंदर है। चैडविक हाउस शिमला के अंदर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे कैग मुर्मू जी के द्वारा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये क्यों किया गया कि भाई अभी तक कैग का जो इवोल्यूशन हुआ है, कैग क्या है? सुप्रीम ऑडिटिंग बॉडी है इंडिया की, ओके। और ये स्टेट्यूटरी है, यानी सरकार के अंडर में डायरेक्टली नहीं आती कि भाई जैसा सरकार बोलेगी वैसा इनको करना है, नो। सो स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह अपना काम करती है। जितने भी नाम से समझ में आ रहा होगा, देखो कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सारे ऑडिट्स वगैरह इनके अंडर में होते हैं। सो कैसे कैसे ये बॉडी इवॉल्व हुई है, इसके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, मेजर मेजर माइलस्टोन क्या अचीव किए हैं, उन सबका यहाँ पे शोकेसेस म्यूजियम के अंदर किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है चैडविक हाउस? क्योंकि महात्मा गांधी जी जब विजिट पे गए थे अपने कैबिनेट मिशन के लिए शिमला, तो यहीं रुके थे 1946 के अंदर, ठीक है। 1950 में जो बैच बना था इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का, उनकी ट्रेनिंग भी यहीं की गई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग सेंटर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या एक इम्पॉर्टेंट जगह की तरह इस्टेब्लिश्ड है और इसीलिए इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। चल, अब हमने कैग की बात की है तो ये सब कुछ स्टैटिक एंगल से है। Comptroller and Auditor General of India is an important position, very important position. So let us understand about it. Article 148 of Indian Constitution. Article 148 बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए कैग का इंडिया के अंदर, जो सारी ऑडिटिंग वगैरह करेगा, ठीक है। आर्टिकल 149 जो इसको जस्ट नेक्स्ट आता है, वो बात करता है क्या क्या पावर्स, अथॉरिटीज वेस्टेड है कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी CAG के पास में। अब देखो, लाइक आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है ये बंदा, ये पर्सन। एंड शुरुआत कब हुई थी इसकी? ऑफिस ऑफ जनरल अकाउंट्स के तौर पे इसकी शुरुआत की गई 1858 में। याद है 1858 इंपॉर्टेंट क्यों है? जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने जो पूरा रूल था एक तरह से, जो इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में लिया था 1858 के अंदर, और तभी एग्जिस्टेंस में आया था ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल, तब उस नाम से आता था। 1860 के अंदर एडवर्ड ड्रमोंड पहले ऑडिटर जनरल बने थे इंडिया के अंदर, ओके। तो एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एडवर्ड ड्रमोंड। फिर 1866 के अंदर ये रीनेमिंग हो गई इसकी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 1884 में फर्दर रीनेमिंग हुई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस नाम से हम एग्जिस्टेंस में कब आया ये ऑफिस? 1884 में आया। और इंडिपेंडेंस के बाद या पहले भारतीय जो कि कैग बने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने, वो व्यक्ति कौन है?
आंसर इज वी नरहरि राव जी। इन्होंने ये ऑफिस संभाला है 1948 से लेकर के 1954 तक। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद पहले या पहले भारतीय जिन्होंने पोजीशन संभाली है, वी नरहरि राव। ठीक है, सारे स्टैटिस्टिक्स पॉइंट क्लियर है। चलो नए बच्चों, आपके लिए इंफॉर्मेशन, पुराने सारे बच्चों को पता है कि हम जो भी पढ़ते हैं डेली उसका आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है, एक तो परचम के टेलीग्राम अकाउंट पे और परचम की ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग आप एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफरिंग है। इसके अलावा जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो सब पेड होते हैं, हालांकि एक मिनिमम सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, बिकॉज इतना क्वालिटी कंटेंट हम फ्री में यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो अगर आपको बाकी पीडीएफ्स चाहिए तो parchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ पे जाकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हो ना। अगर आपको 6 मंथ करंट अफेयर चाहिए, 6 मंथ करंट अफेयर किसकी, 2024 की, कैटेगरी वाइज टॉपिक वाइज लाइक दिस, तो आपको पीडीएफ बैंक या फिर 2024 सीए सब्सक्रिप्शन में ये मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास इन दोनों में से कुछ भी है वो एक्सेस कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है आप परचम ऐप पे जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड जो बच्चे एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल बिल्कुल सिर पे हैं, जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, गो एंड चेक आउट दिस कोर्स, हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, यानी पूरी जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपकी यहाँ पे होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। द कोर्स इज इन इट्स कंप्लीशन। आपके सिर्फ पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस जो हैं उनके लाइव सेशंस आज से चालू हो जाएंगे, आज दिन में 4 बजे। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन इन। यूट्यूब पे और ऐप पे साइमल्टेनियसली आपका लाइव सेशन आएगा। आज आपका इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो भी सीएचएसएल एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए आ रहा है, सो डू नॉट फॉरगेट। और ये स्टैटिक जीके का कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस दोनों की तैयारी आप परचम से रिलाय करके कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा अब जैसे जिन बच्चों का एसएससी सीएचएसएल और उन्होंने अभी तक जीए नहीं पढ़ा है, तो बेस्ट होगा कि आप टेस्ट सीरीज से फटाफट क्वेश्चंस निकालो। 5500 क्वेश्चंस आपको पूरी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। आप परचम ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। ये सीजीएल लेवल तक की तैयारी के लिए आपके है, तो एनी एसएससी स्टूडेंट कैन यूज दिस थिंग। ठीक है, ज्यादा जानकारी मैं और यहाँ नहीं दूंगी, आप हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कुछ भी परचेस के बाद प्रॉब्लम आती है तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिखोगे, ताकि आपको रेजोल्यूशन मिल सके। टाइमिंग और डेज का ध्यान रखिएगा, संडे को टीम अवेलेबल नहीं होगी। ऑल राइट, अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम आगे न्यूज पे चलेंगे। वर्ल्ड एमएसएमई डे कब मनाया जाता है, जल्दी से लिखिए। वर्ल्ड एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया गया, पढ़ चुके हैं। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई कौन है, जीतन राम मांझी। कैसे याद किया था आपने, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज खोली है मांझा बनाने की, है ना। सो जीतन राम मांझी जी ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं वर्ल्ड एमएसएमई डे पे। कौन से हैं वो इनिशिएटिव्स? So Union Minister Jitan Ram Manjhi has launched 2 initiatives, जिनमें से पहला है टीम इनिशिएटिव। कौन सा है, टीम इनिशिएटिव, यानी ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग यानी टीम इनिशिएटिव कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, या फिर ये क्या है। तो ये क्या है, स्मॉल बिजनेस जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए और उनको उसमें सपोर्ट मिले, इसके लिए टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, नंबर 1। दूसरा है यशस्विनी। यशस्विनी यानी फीमेल ओरिएंटेड होगा, देखो वरना यशस्वी होता है, यशस्विनी। तो यस बिल्कुल, ये इनफॉर्मल विमेन लेड बिजनेसेस जो है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, उनको सपोर्ट देने के लिए है, ताकि वो अपने बिजनेस को फॉर्मलाइज कर सके। तो यशस्विनी और टीम इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुंदर सा टाइगर, इंटरेस्टिंग आईज। सो एआई सिस्टम फॉर पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अब आप बोलोगे मैम पेंच मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है, ये कंफ्यूजन में कई बार क्लियर करा चुकी हूँ। पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों में लाई करता है, बिकॉज बॉर्डर एरिया में पड़ता है। उसका जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। सो जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है पेंच टाइगर रिजर्व का, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया है। क्यों, यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आंसर करना है टाइगर को, नहीं, ये लगाया गया है फॉरेस्ट फायर्स के अर्ली डिटेक्शन के लिए। जैसे ही जंगलों में आग लगे, विद इन 3 मिनट्स ये जो एआई सिस्टम्स हैं ये अलार्म या अलर्ट कर देंगे, ताकि जल्दी से फॉरेस्ट फायर्स बुझाई जा सके, ताकि टाइगर्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचे। समझ में आ गई बात?
चलो बस इतना याद करना है। सो पेंच टाइगर रिजर्व ने फर्स्ट एआई फायर डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है महाराष्ट्र वाले पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और ये जो एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है इसका नाम भी है, क्या नाम है, पैंथेरा। पैंथेरा टिग्रिस होता है ना जैसे ये हमारा टाइगर, तो इसको पैंथेरा नाम दिया गया है। रियल टाइम अलर्ट देगा विद इन 3 मिनट्स। ओके चलो नेक्स्ट हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। एचपी कंपनी नहीं है ये, एचपी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश इज टू लॉन्च अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ट्यूटर स्कीम। अर्ली, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ट्यूटर स्कीम। सो कौन लेके आएगा, ये तो पूछा नहीं जाएगा, हिमाचल प्रदेश ही लेके आ रहा है। क्यों लेके आया जा रहा है? देखिए जो आंगनवाड़ी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि 3 इयर्स से लेके 6 इयर्स एज ग्रुप तक के जो बच्चे हैं, उनका उनमें एजुकेशन हेल्दी वे में जाए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हेल्दी तरीके से हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर स्कीम लेकर के आ रहा है, जिसके तहत जो इंग्लिश पढ़ाने में बहुत अच्छे टीचर्स हैं उनको भी लगाया जाएगा और अच्छे से बच्चों की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चालू किए जाएंगे। डे बोर्डिंग क्या होती है, आप रात में नहीं रुकते हो वहां पे, आप पढ़ाई करते हो, दिन में वहां रुकते हो, अपना खाना वाना भी खाते हो, होमवर्क वगैरह भी करते हो, शाम तक आप अपने घर आ जाओ। ओके चलिए फिर हम चलते हैं उत्तराखंड पे। हिमाचल प्रदेश से बस थोड़ा ही नीचे उत्तराखंड। याद है थोड़े महीनों पहले हमने पढ़ा था कि कैसी कमिटी बनाई है उत्तराखंड ने कि जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं जिनमें ग्लेशियर से पानी आता है उनमें आउटबर्स्ट नहीं हो, इस सब की स्टडी करने के लिए और अपने रिकमेंडेशन देने के लिए। तो अब उस स्टडी और रिकमेंडेशन के बाद ये डिसाइड हुआ है कि उत्तराखंड विल बी स्टडिंग रिस्क पोज्ड बाय 13 ग्लेशियर लेक्स ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून के टाइम में 13 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनमें ग्लेशियर से पानी आता है और वो कई बार आउटबर्स्ट हो जाती है, वो लेक्स ओवरफ्लो हो जाती हैं तो बहुत तबाही मचती है, बाढ़ की सिचुएशन आती है। सो उनकी स्टडी के लिए उत्तराखंड 13 लेक्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी स्टडी की जाएगी। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट विल बी डूइंग दिस वल्नरेबिलिटी स्टडी। कितनी वल्नरेबल है ये लेक्स, यानी कि कितना ग्लेशियल GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कितना करने के टूवर्ड्स ये वल्नरेबल कर सकती हैं ये आउटबर्स्ट, यानी कि बाढ़ की सिचुएशन ला सकती हैं क्या, तबाही मचा सकती हैं क्या। और उनमें से 5 लेक्स को हाई रिस्क जोन मान करके उनकी स्टडी की जाएगी, ठीक है। इससे होगा क्या, आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपको पता चल गया भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप पहले से ही कुछ मेजर्स ले लोगे, या तो एरिया को इवैक्यूएट करोगे या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस का कुछ काम करोगे। इंपॉर्टेंट जो हाई रिस्क लेक्स हैं उनमें दरमा, देन लसारियांगटी, कुटियांगटी वैली जो है पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वो आती है। उसके अलावा वसुंधरा ताल लेक और धौलीगंगा बेसिन चामोली डिस्ट्रिक्ट, ये वाली इंपॉर्टेंट लेक्स आइडेंटिफाई की गई है। अब देखिए उत्तराखंड ना इको सेंसिटिव जोन है काफी एरियाज के अंदर। 2 मेजर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पहले ही हो चुके हैं। एक तो बहुत पॉपुलर था, एवरीबडी नोज, केदारनाथ वैली वाला जो 2013 में हुआ, राइट। और उसके अलावा चामोली का ऋषिगंगा वैली वाला फरवरी 2021 में भी हुआ था। तो जहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, ग्लेशियर वाला हिस्सा भी आता है, तो इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए ये कदम उठाए गए। अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया है टाटा सन्स को कि आप 650 करोड़ की लागत से म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाओगे अयोध्या के अंदर। सो जो टाटा सन्स हैं वो अपनी CSR इनिशिएटिव यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो समाज के लिए कुछ कल्याणकारी काम करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। तो उसके तहत टाटा सन्स जो है वो म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या बनाना चाह रहे थे और 650 करोड़ की लागत से ये बन रहा था और अब यूपी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। गॉट इट। जयपुर मिलिट्री स्टेशन से रिलेटेड अगली न्यूज है, यानी हम चल रहे हैं राजस्थान। राजस्थान में जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है वो इंडिया का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है जहां पे प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई रोड का निर्माण किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड, देखो प्लास्टिक एक भारी समस्या है ना, तो ये बहुत इजीली डिकम्पोज होती है, इतना सारा गार्बेज बनाती है और वाटर में जाती है तो वाटर बॉडी को पोल्यूट करती है, जानवर इसको खाते हैं, इंसानों में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने लग गए हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी जो सरकार है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। एक स्कीम तो क्या, एक प्रोजेक्ट था, और वो ये था कि हम पहले ये समझो फिर उधर आएंगे। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था 10% प्लास्टिक वेस्ट की मिक्सिंग करोगे आप जब आप रोड्स बनाओगे। तो जैसे जैसे हर जगह रोड बनेगी और उसमें 10% प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा तो प्लास्टिक का जो पूरा पहाड़ है वो धीरे धीरे कम होगा। ओके, और प्लास्टिक
को हॉट बिट्यूमन से मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से वो डामर की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती है, रॉक्स के ऊपर आप डाल करके रोड बना सकते हो। खराब भी नहीं होती, क्रैक भी नहीं मारती, टूटती फूटती भी नहीं है, सो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। 2023 के अंदर, 2017 में तो सरकार ने 10% मिक्सिंग बोली थी, 2023 में मैंडेटरी कर दिया था आपको प्लास्टिक वेस्ट यूज करना ही करना है अगर आप हाईवेज का निर्माण नेशनल हाईवेज का कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मिलिट्री स्टेशन की। सबसे पहला मिलिट्री स्टेशन जहां पे प्लास्टिक से रोड बनाई गई थी वो था नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी असम के अंदर 2019 में। और अब दूसरा मिलिट्री स्टेशन जयपुर मिलिट्री स्टेशन बन गया है, 100 मीटर करीब की यहाँ पे रोड बनाई गई है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ये जो टेक्नोलॉजी थी कि हम प्लास्टिक को यूज करके रोड बना सकते हैं, ये डेवलप भी किया और फिर इसको पेटेंट भी करवाया। आंसर है प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन जी, प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन। सो इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सेंटर फॉर स्टडीज ऑन सोशल वेस्ट मैनेजमेंट में ये टेक्निक भी डेवलप की और उसको पेटेंट भी करवाया। प्लास्टिक वेस्ट को मिक्स करते हैं हीटेड बिट्यूमिन के साथ में और फिर रोड बनाई जाती है। सो ही इज नोन एज प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया और इनको अपने कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री भी दिया गया था 2018 के अंदर, 2018 में। ठीक है जी, देखो 17 में हमने 10% मिक्सिंग बोला था, 18 में इनको पद्मश्री मिल गया। अब हम चलेंगे असम, स्टेट न्यूज ही चल रही है, इंपॉर्टेंट है सारी। असम कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024। असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 को अप्रूवल मिला है। ये स्कीम ऑलरेडी पहले इसके रूल्स वगैरह बनाए जाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में, यानी कि असम गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे इस स्कीम के 2020 में, अब जाकर के इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि अब आप इसको लागू कर दो। ठीक है, अप्रूवल मिल गया है। सो असम की यानी स्टेट की पहली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, असम की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये जो स्कीम बनाई गई है, अभी आप देखो क्रिमिनल लॉज नई आई हैं 3, उनको 1 जुलाई से एनफोर्समेंट में ला दिया जाएगा, तब हम डिटेल में उन लॉज को वापस से पढ़ेंगे। सो उसी के सेक्शन 398 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उन 3 लॉज में से एक लॉ कौन सी है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसी का सेक्शन 398 बोलता है कि हमें विटनेसेस को प्रोटेक्ट करना है। जो गवाही देने आते हैं ना विटनेस, उनके ऊपर बहुत अटैक होते हैं, मूवी में भी हम देखते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए असम सरकार ने भी ये मंजूरी दे दी है। विटनेस एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कौन कौन होगा? देखिए, इट विल बी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस उसमें बैठेंगे, साथ ही साथ हेड ऑफ पुलिस उस डिस्ट्रिक्ट का वो भी होगा, और एक और ऑफिसर होगा जो कि असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। तो पुलिस भी होगी, जजेस भी वहां बैठेंगे, और जो प्रोसिक्यूशन लॉयर होगा वो भी उसमें रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, और 3 कैटेगरी में विटनेसेस को डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन किसको कितना खतरा है। फिर उनको उनकी जो आप गवाही ले रहे हो, आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी ले लोगे कि मान लीजिए कल इनको खतरा हो जाए तो हम पेश कर सकें, उनकी सिक्योरिटी आप दोगे, घर के आसपास उनको पुलिस स्टेशन लाना ले जाना, एवरीथिंग। राइट, तो चलिए समझ में आ गया, असम गवर्नमेंट ने ये रूल अप्रूवल में दे दिया। अगली खबर अवार्ड की तरफ, और अवार्ड कौन सा है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शॉर्ट स्टोरी प्राइज का कंपटीशन हुआ, और उसमें ओवरऑल विनर बन के मुंबई की संजना ठाकुर उभरी है। इंडिया से इनकी एंट्री थी, एशिया रीजन से, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी उसका नाम था ऐश्वर्या राय। यस, और ये ओवरऑल विनर बनी है, सिर्फ एशिया रीजन की नहीं, ओवरऑल विनर बन के सामने आई। बस इतनी सी न्यूज है, वन लाइनर की तरह याद रखेंगे। चलिए फिर हम आते हैं संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च की? रेलवेज, आरपीएफ ने लॉन्च की है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च की है। क्यों की है? कि जो हमारी 3 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों की जानकारी अपने लोगों को और अपने पर्सनल्स को देने के लिए कि भाई पुराने लॉ क्या थे, नए क्या है, इनमें क्या क्या बदलाव है, नहीं है, उसके लिए ये ऐप लॉन्च की है। किसने की है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ ने की है। आरपीएफ वाले बच्चे जो आप एग्जाम दोगे तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में ब्रीफ में, क्योंकि ब्रीफ ही नीडेड है। डायरेक्टर जनरल आरपीएफ के जो है उन्होंने लॉन्च की है संज्ञान ऐप, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रेफरेंस के लिए, कि कभी भी आपको लीगल रेफरेंस लेना हो तो आप इस ऐप को रेफर कर सकते हो। कौन है डायरेक्टर जनरल आरपीएफ के? मनोज यादव जी। राइट, चलो एक सेकेंड। या फिर
अगली जो न्यूज आ रही है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन से आ रही है। आरबीआई ने अनाउंस किया है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 24-27 फॉर आईएनआर। ठीक है, आईएनआर के लिए, यानी कि आरबीआई ने रिवाइज किया है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 24 से 27 का जो था। समझाऊंगी पूरी न्यूज, एक बार मोटे मोटे तौर पे समझो। देखो, सार्क कंट्रीज जो है, जो 8 देश हैं सार्क मेंबर्स, वो आपस में अगर कभी भी उनको एकदम से लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है या फिर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं हो रहा, उनको करेंसी का क्राइसिस पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल वो ट्रेड कर रहे हैं, उनको यूएस डॉलर की जरूरत पड़ रही है या इंडियन रुपी की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में सार्क करेंसी स्वैप का प्रोविजन होता है, जो बनाया गया है 2024 से 27 के लिए, कि शॉर्ट टर्म अगर आपको एडजस्टमेंट चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, या शॉर्ट टर्म आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है, पर्टिकुलर करेंसी की शॉर्टेज पड़ रही है, तो आप हमें एक करेंसी दो, हम उसके बदले में ये वाली करेंसी आपको दे देंगे उतनी ही वैल्यू की, राइट। अब ऐसे में आरबीआई ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है इंडियन करेंसी को बढ़ावा देने के लिए, ओके। और वो क्या स्टेप है कि आरबीआई ने कहा है, या आरबीआई ने एक सिस्टम इन प्लेस किया है कि जो भी कंट्रीज सार्क के अंदर हैं, वो 2027 तक, फ्रॉम 2024 टू 2027, इंडियन रुपी स्वैप विंडो से इंडियन रुपी ले सकती हैं इन एक्सचेंज ऑफ अनदर करेंसी। मान लीजिए मेरे पास डॉलर है और मुझे इंडियन रुपी की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में स्वैप किया जा सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एडजस्टमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म में तो हर देश अपना अपना बंदोबस्त कर ही लेता है। सो इस फ्रेमवर्क के तहत सेपरेट इंडियन रुपी स्वैप विंडो, स्वैप यानी एक्सचेंज, आप मुझे कुछ दो, बायलेटरल होता है स्वैप, एक ही नहीं होता कि मैंने बस आपको दे दिया, नहीं, उधार नहीं दिया जा रहा, आप मुझे एक करेंसी दो, बदले में मैं आपको इंडियन रुपी दे दूंगा। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन रुपी की स्वैपिंग के लिए। टोटल कॉर्पस कितना रखा गया, यानी कितने करोड़ रुपयों तक का हम स्वैप आपको इंडियन रुपी का दे सकते हैं, 250 बिलियन इंडियन रुपी का हमने ये किटी रखा है अपने पास कि भाई हम इतनी राशि तक का स्वैप आपसे कर लेंगे इंडियन रुपी का। अच्छा, ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले आरबीआई ऑलरेडी स्वैप अरेंजमेंट रखे हुए थे यूएस डॉलर और यूरोस के लिए, कि अगर आपको यूएस डॉलर्स चाहिए, यूरो का स्वैप करना है तो किया जा सकता है, और उसके लिए 2 बिलियन यूएस डॉलर का हमने ऑलरेडी कॉर्पस रखा हुआ था। इंडियन रुपी वाला जो है ये नया स्वैप सिस्टम हमने शुरू किया है। सार्क कंट्री स्वैप फैसिलिटी सबसे पहले कब शुरू हुई थी, नवंबर 2012 में, नई नहीं है ये, ओके। 24 से 27 वाला जो हम लेकर के आए विंडो, वो नया है कि इस पीरियड के लिए हमने इतना कॉर्पस रखा है, आप स्वैप कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज ये जो पूरा सिस्टम था ये 2012 से इन प्लेस है, राइट। इससे होता क्या है, आप फाइनेंशियल कोऑपरेशन सार्क कंट्रीज एक दूसरे से कर सकती हैं। जैसे होता है ना, अच्छा भाई हम कहीं जा रहे हैं खाने वाने के, अरे यार ये मेरे, मान लीजिए आप किसी और कंट्री घूमने गए हैं, है ना, मेरे पास उस कंट्री के करेंसी है, आपके पास नहीं है, आप बोलते ले मैं तेरी इंडियन करेंसी डाल देता हूँ यार, मेरे कोई करेंसी दे दे, दिस इज अ स्वैप। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो सार्क कंट्रीज आपस में करेंसी कोऑपरेशन कर रहे हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर करेंसी की शॉर्टेज पड़ रही है। सो हेल्पिंग कंट्रीज हैंडल शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी। फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी यानी फॉरेन एक्सचेंज वाला पैसा आपके पास शॉर्ट टर्म नहीं है तो लो, मैं दे देता हूँ, आप मुझे अपनी करेंसी दो या दूसरी दो, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, जब तक कि लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं। ठीक है जी, चलिए। और ये जो करेंसी स्वैप होता है ये सीधे सार्क कंट्री की सेंट्रल बैंक से होगा, जैसे हमारा आरबीआई है, ऐसे जिस कंट्री का जो जो सेंट्रल बैंक होगा वो आपस में करेंसी स्वैप कर सकते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए अगली न्यूज पे बढ़ेंगे। नहीं, अभी सार्क कंट्रीज देखेंगे हम। सो कौन सी है सार्क कंट्रीज? सो इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया है ही, श्रीलंका है, और कितनी कंट्री हुई देखो, 7 हो गई। एक और कौन सी है, वो रही मालदीव्स। तो ये सब सार्क कंट्रीज के अंडर में आते हैं। ओके, सो टोटल 8 कंट्रीज है। अच्छा, मैंने कहीं भी ना सार्क का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, पूछ लूं? बताओ, सिंपल है, चलो कोई बात नहीं, बता दो फिर भी, क्या पता बच्चों वाला ही सवाल हो, पर कई बार बहुत बच्चों वाले सवाल अटक जाते हैं। साउथ एशियन कुछ कुछ ऐसे है, बताना है ना, मैं नहीं बता रही हूँ पूरा। सो एस्टेब्लिशमेंट में आता है 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल के अंदर है। 8 कंट्रीज हमने देख ली, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। देन इस ऑब्जर्वर स्टेटस भी होता है कुछ कंट्रीज का, टोटल 9 कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस में। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, बेचारी गाय, अब गैस भी नहीं बन सकती गाय के पेट में, अगर गैस बनी तो जो इसका मालिक है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो गैसी काउज एंड पिग्स
will face carbon tax in Denmark. दुनिया में पहली बार गैसी कैटल के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा. अब ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए, बट देन दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट दिस इज हैपनिंग. अगर आपके कैटल है और बहुत गैसी है और वो अपने गैस में मीथेन तो निकालते ही निकालते हैं, तो अगर ज्यादा गैसी होंगी आपकी कैटल तो टैक्स भरिए. मतलब आप उनको ढंग से खाना खिलाइए, आप कुछ भी मत खिलाइए. गैस कब बनती है कैटल के टमी के अंदर ज्यादा? जब उसकी फूड हैबिट्स ठीक नहीं होती हैं, तो जो या फिर आपने ऐसी कोई दवाइयां दी हैं उसको जिसकी वजह से गैस प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब ये उसके मालिक को ध्यान रखना पड़ेगा. डेनमार्क सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल. कार्बन टैक्स, ठीक है, मीथेन के एमिशन को पर्टिकुलरली रोकने के लिए. और ये इम्पोज अभी नहीं होगा, 2030 से किया जाएगा, लेकिन अभी से इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दी गई है कि भैया ध्यान रख लो अपनी कैटल का, राइट. ऑल्दो इसके अंदर काउ, शीप, पिग्स हैं, लेकिन काउस को प्राइमरी फोकस में रखा गया क्योंकि सबसे ज्यादा गैस प्रदूषण वही कर रही है. सो डेनमार्क का जो लाइफ स्टॉक है उसके ऊपर ये कार्बन टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 70% पे ला सकें 1990 के लेवल तक से कंपेयर करते हुए बाय 2030. कट डाउन करना है हमें 70% ला सके, नहीं कट डाउन, टू कट डाउन द ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 70%. बेंचमार्क क्या रखे हमने? 1990 के लेवल से 70% और कम करना है 2030 के अंदर हमें ग्रीन हाउस गैसेस. चलिए अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं स्पेस डोमेन के अंदर, और इंटरनेशनल न्यूज में ही आ रही है ये न्यूज भी. स्पेसएक्स जो है, स्पेसएक्स को नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है. कितने वर्थ का? $483 मिलियन US का. ये रुपीज याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो नासा ने स्पेसएक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाओ जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी ऑर्बिट में है उसको डी ऑर्बिट करके नीचे लेकर के आएगा. ठीक है, तो आईएसएस को डी ऑर्बिट करना है. कब करना है? 2030 तक करना है. सो उसको डी ऑर्बिट अपने आप तो नहीं किया जा सकता, तो उसको डी ऑर्बिट करने के लिए स्पेसएक्स एक स्पेसक्राफ्ट बनाएगा. बनाने के बाद वो नासा को ही देगा, नासा ही उसको ऑपरेट करेगा, और वो जाएगा और डिसइंटीग्रेट करके एक पार्ट्स डिसइंटीग्रेट करके उसको वापस नीचे लेकर के आएगा. और कुछ पार्ट्स तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन में वहीं इवेपोरेट हो जाएंगे और कुछ आकर के गिरेंगे. तो कहाँ आकर के गिरेंगे? वही जो हमारा पॉइंट नीमो है पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं. बिकॉज अधिकतर जो भी हम स्पेस क्राफ्ट डिऑर्बिट करवाते हैं, हमारी सैटेलाइट्स में कुछ भी, वो आकर के कहाँ डंप की जाती है? पैसिफिक ओशन का एक ऐसा रीजन है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, उसको पॉइंट नीमो कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पॉइंट नीमो. कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में. और वहीं पे इसको भी डंप करवाया जाएगा. तो आइए, स्पेसएक्स ने जीता है $843 मिलियन का नासा का कॉन्ट्रैक्ट डी ऑर्बिट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, और बाय 2030 इसको करना है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसने बनाया था भाई? सो यूएस, यूरोप, जापान, कनाडा और रशिया ने मिलकर के 2000 के अंदर आईएसएस बनाया था, और वो बहुत भारी है. 4,30,000 kgs का है. ये लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इन स्पेस जो ह्यूमन काइंड ने किया है वो आईएसएस ही है. उसको अच्छा, अब इसमें ना रशिया ने अपना कमिटमेंट बोला है कि मैं 2028 तक ही आईएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद नहीं, और बाकी देश 2030 तक कंटिन्यू करेंगे. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. अगली खबर, एफएटीएफ की एक लिस्ट होती है, काफी सारी लिस्ट होती है, उनमें से एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट. एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट भी होती है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट भी होती है. तो हाल ही में एक कंट्री है जिसका नाम है तुर्की या टर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि अब ग्रे लिस्ट से बाहर करना यानी अच्छी बात है. ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से आप बाहर आ रहे हो, ये एक तरह से ऐसी लिस्ट है जो क्लास में मोस्ट नॉटी बच्चों की लिस्ट होती है ना, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन जो तोड़ते हैं, ये उसी तरह की लिस्ट है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, आप टेररिस्ट एक्टिविटी को फंडिंग कर रहे होते हो. तो अब टर्की को इससे बाहर कर दिया गया है बिकॉज इन्होंने इस एरियाज में अपनी फंडिंग कम करती हुई दिखाई है. सो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से बाहर आया टर्की क्योंकि इन्होंने प्रोग्रेस की है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग अब इतनी नहीं कर रहे हैं. ये 2021 में एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आए थे. एफएटीएफ ग्रे लिस्ट G7 समिट के दौरान 1989 में बनाई गई थी, ऐसी कंट्रीज को हाईलाइट करने के लिए कि ये वो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म को फंड कर रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं. तो एक तरह से उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं या फिर उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर आता है कि ज्यादा देश उनके साथ में फिर डीलिंग करना नहीं चाह रहे होते हैं, उनके एफडीआईज पे बहुत फर्क पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में है. ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है दैट इज रिलेटेड टू नासा एंड स्पेसएक्स. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने नासा और स्पेसएक्स देखा था, लेकिन अब ये जो न्यूज है ये है कि एक सैटेलाइट है जो दोनों जो नासा ने और स्पेसएक्स ने मिलकर लॉन्च की है, और NOAA की जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट है उसका आखिरी सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया. सो नासा ने लॉन्च किया है GOES-U, GOES-U, ये वाली सैटेलाइट.
जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंट सैटेलाइट, जो कि फाइनल सैटेलाइट है इन द सीरीज ऑफ फॉर NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे वेदर फिनोमिनन्स हैं पर्टिकुलरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, ये अर्थ है, ये हम इक्वेटर बोलते हैं। ये वाला जो हेमिस्फीयर आता है ये होता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, राइट। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी वेदर पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर 4 सैटेलाइट्स टोटल अब लॉन्च किया, और ये चौथी सैटेलाइट है गोज यू, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ये वेदर और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग करेगी, और इसमें एक खास तरह का एक पेलोड लगाया गया है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट कोरोनोग्राफ 1 इंस्ट्रूमेंट। ये सब मैं यहीं से पढ़ा रही हूँ और ये यहाँ भी लिखा हुआ है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सन के कोरोना की स्टडी करने में, उसको देखने में भी हेल्प करेगा, अदरवाइज वो हमको विजिबल नहीं होता है। तो चलिए, नासा एंड स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है NOAA का लेटेस्ट वेदर सैटेलाइट, और ये 4th एंड फाइनल सैटेलाइट है जो कि नासा के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा। ये जैसे ही अपनी ऑर्बिट में पहुंचेगी सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है 2200 माइल्स दूर करीब, जैसे ही वहां पहुंच 2200 नहीं है 22,200 माइल्स, जैसे ही वहां पहुंचेगी इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा, गोज यू नहीं रहेगा, गोज 19 हो जाएगा। ओके, और गोज यू जो है वो कैसे बेनिफिट करेगी, जो भी वेदर पैटर्न्स होते हैं जिनसे, जैसे फॉर एग्जांपल तूफान आने वाला है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, ये सब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर होगा तो हमें पता पड़ जाएगा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट। गोज यू इज द फर्स्ट टू इंक्लूड कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ जिसका नाम है कॉम्पैक्ट कोरोनोग्राफ CCOR1, इससे क्या होगा, हम सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे पहले गोज यू से पहले गोज टी को लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसी के साथ साथ ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे वेदर पैटर्न्स को बताएगा, ये स्पेस हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जो नियर वाला स्पेस एरिया है ना, उसके वेदर पैटर्न्स को भी हमें कहीं ना कहीं बताएगा। नियर अर्थ स्पेस वेदर पैटर्न्स। ओके, अगली न्यूज आ रही है स्पोर्ट की, और ये एक ही न्यूज है, और न्यूज क्या है, ब्रॉनी एंड लेब्रॉन जेम्स। Bronny and LeBron James are to become the first father-son duo to team up in NBA history. जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में आता है, उसके अंदर पहली बार एक फादर सन डुओ है जो कि सेम टीम के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, और टीम का नाम है लॉस एंजलिस लेकर्स, ब्रॉनी एंड लेब्रॉन। ठीक है, चलिए जी, हो गया आज का करंट अफेयर खत्म। अब कल है संडे, और संडे को आपका वीकली रिवीजन आता है, दिन में 12 बजे वीकली रिवीजन पायल मैम लेंगे, शाम को 7 बजे आपको बैंकिंग और फाइनेंस का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाएगा अलग से सेशन में। और आज शाम को 4 बजे आप लोगों का लाइव सेशन होगा इकोनॉमिक्स के PYQs एंड MCQs फॉर SSC CHSL वाले बच्चे, ये सभी SSC वाले बच्चों के लिए और वनडे बच्चों के लिए काम का होने वाला है। चलो जी, आंसर करना शुरू करो। मैं कितना फास्ट फास्ट बोल के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैक्सिमम चीजें आपको बता दूं, है ना। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट आपको बतानी है। टू ऑनर लेट प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को स्टार्ट किया, सही है जी। 1968 में इनको पद्म विभूषण मिला था, हाँ जी बिल्कुल मिला था, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। इन जून 2024 कौन सी कंट्री है जिसको रिमूव किया गया है फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट? द आंसर वुड बी टर्की। ओके, नेक्स्ट, which country has become the first to impose a carbon tax on livestock emission नहीं, livestock gas emissions, livestock का emissions कैसे होगा? livestock gas emission अगर कर रहे हैं तो उस पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क। Which company will build Museum of Temples in Ayodhya? कौन सी कंपनी है जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, स्टेट कैबिनेट ने, कि भाई आप म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बना लीजिए? कंपनी है टाटा सन्स। ओके, देन हु वन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसने जीता? मुंबई की संजना ठाकुर। एंड देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और दोनों कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है जी, आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन एज मच एज आई एंजॉयड टीचिंग यू। अब हम मिलेंगे मंडे को, तब तक टेक वेरी, और मंडे से 6 मंथ करंट अफेयर के हम टॉपिक वाइज डिस्कशन भी लेना स्टार्ट कर देंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।